Gastrointestinal agent. Gastrointestinal agents are those chemicals that are used to treat gastrointestinal diseases. Let's first see what is gastrointestine. A gastrointestine start with this mouth, oral cavity, this nasal cavity, oral cavity, tongue, sublingual salivary gland, submandibular salivary gland, parotid salivary gland. These three are salivary glands that are secrete to saliva. This is tongue, mouth cavity, buccal cavity or nasal cavity, both are joined at a place called pharynx and then after nasopharynx. This leads to two paths, one to the lung and second to the esophagus. What we smell goes to our lungs and what we eat goes to our stomach through esophagus. Now food directed from this mouth to stomach through esophagus, food reaches in this stomach, then after duodenum, small intestine, jejunum, ileum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anus. These are the different part of our digestive system. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट वो केमिकल होते हैं जो हमारे जीआईटी मतलब पाचन तंत्र पर वो असर डालते हैं, वो उनकी किसी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये पाचन तंत्र क्या होते हैं। पाचन तंत्र शुरुआत होती है यहाँ माउथ, मुख से, जहाँ जीवा होती है, ये लार की ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ से ये फेरिंग्स, फिर फूड पाइप, भोजन की नली होती है, फिर अमाशय, उसके बाद डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, बड़ी आंत के ये तीन पार्ट हैं, ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग और रेक्टम जहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, और एनस ये ओपनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन का ओपन होता है एनस की जगह पे। इसमें देखेंगे यहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, स्टमक में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, माउथ में लार की ग्रंथियों से जो लार निकलते हैं वहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद जब यहाँ पेट में अमाशय में आते हैं, इसमें HCl सेक्रेट होता है, HCl और पेप्सिन ट्रिप्सिन सेक्रेट होते हैं। HCl जो है यहाँ का मीडियम एसिडिक कर देता है, जिसके कारण ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन एक्टिवेट होते हैं एंजाइम और भोज्य पदार्थ पर वो फिर जो है उसका डाइजेशन करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद आते हैं बहुत से एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है फूड न्यूट्रिएंट का। इसके साथ ही साथ जो है ये लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जिसमें गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस बनते हैं और पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस बनते हैं। बाइल जूस जो है फैटी प्रोडक्ट्स, जो फैट है जैसे ऑयल हुआ, बटर हुआ, इन सब को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो उनके छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने में काम आता है, जिसको मिसाइल्स कहते हैं, और मिसाइल्स के ऊपर एंजाइम बड़े आसानी से वर्क करता है। स्टमक के ही नीचे स्प्लीन होता है, स्प्लीन का काम होता है इंसुलिन एंजाइम को सेक्रेट करना, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो इस तरह से पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन के लिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होते हैं, वो ब्लड में जाते हैं न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट ब्लड फिर लीवर में आता है, और लीवर ही हमारा मेटाबॉलिक सेंटर है, जहाँ पे सब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बोथ प्रोसेस होते हैं। और वेस्ट मटेरियल फेज जो है लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बॉडी से बाहर हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में जैसे इसमें हम पढ़ेंगे एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट वो होते हैं जो एसिड को बढ़ाएंगे। एक्लोरहाइडिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें हमारे स्टमक में, पेशेंट के स्टमक में HCl सेक्रीट होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है,
उस चीज़ को ठीक करने के लिए एसिडिफाइंग एजेंट में डाइल्यूट 10% HCl का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है जो स्टमक को एसिडिफाई करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रोटीन फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट किया जा सके। उसके बाद एंटासिड, जिस तरह से एक्लोरहाइडिया एक डिजीज़ है जिसमें एसिड सेक्रेट होना कम हो जाता है, उसी तरह से एंटासिड जो है एसिडिटी के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब जिन पेशेंट में एसिड ज़्यादा बन रहा है, HCl ज़्यादा बन रहा है, तो इसमें स्टमक में एसिडिटी होगी, जिसके कारण रिफ्लक्स डिजीज़ के कारण HCl जो है यहाँ सेक्रेट होके माउथ में आता है, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी, कच्ची डकार आना या फिर जो है छाती का जलन होना, ये सब एसिडिटी में आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव एजेंट जनरली जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके कारण ये जो स्टमक की लाइनिंग है इसमें होल हो जाते हैं। एसिडिटी होने के कारण एसिड ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है और साथ ही साथ H. पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो ये जो स्टमक की लाइनिंग है इसके ऊपर म्यूकस सेक्रेट होना बंद हो जाएगा, तो उस पर एसिड लगना शुरू हो जाएगा और ये जो है सेल जल जाएंगे और वहाँ पे फिर ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उस पेप्टिक अल्सर को रिड्यूस करने के लिए प्रोटेक्टिव एजेंट यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ एड्सॉर्बेंट्स, अगर किसी पेशेंट ने जो है वो जहर खा लिया हुआ है तो जहर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो एड्सॉर्बेंट्स के प्रयोग करते हैं जहर का असर कम करने के लिए। सेलाइन कैथार्टिक्स, दूसरी बीमारियां आगे की होती हैं, जैसे यहाँ तक तो एसिडिटी होती हैं, माउथ की डिजीज कुछ नहीं, लेकिन यहाँ की डिजीज स्टार्ट हुआ एक्लोरहाइडिया, HCl कम सेक्रेट होना, एसिडिटी, HCl बहुत ज़्यादा सेक्रेट होना, फिर उसके बाद जो है प्रोटेक्टिव एजेंट बहुत ज़्यादा सेक्रेट होने के कारण इसमें एसिडिटी से जो है पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए प्रोटेक्टिव एजेंट, जहर खा लिया है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है एड्सॉर्बेंट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी में फूड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज़ होती है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बन जाना, तो उस केस में जो है सलाइन कैथार्टिक्स दिया जाता है ताकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है इनका बॉवेल मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज होने के कारण फूड पार्टिकल इसमें जल्दी जल्दी से आए, रेक्टम में इकट्ठा हो, प्रेशर बनने के बाद जो है फिर उसको आसानी से रिलीज किया जा सकते हैं। और कैथार्टिक्स का ये भी काम होता है कि जो स्टूल है, वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको सॉफ्ट बना के रखें, उसके अंदर वाटर रहे ताकि ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड हो जाता है यहाँ पे तो फिर यहाँ पे स्टूल के हार्ड होने के कारण दूसरी बीमारी शुरू हो जाती, वो है पाइल्स। पाइल्स के कारण जो है यहाँ पे दीवारों में और रेक्टम में जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो अगर हमारे पाचन क्रिया पूरी अच्छी रहे तो शरीर और बीमारी दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे, कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इस तरह से जो है हम अगर बीमारी होते हैं तो इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस तरह से ये एसिडिफाइंग एजेंट, एंटासिड, प्रोटेक्टिव एड्सॉर्बेंट और ये सलाइन कैथार्टिक्स जो है यूज़ किया जाता है इन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे अलग अलग पार्ट पे, ये किस तरह से असर करते हैं। अगर कोई बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। So drugs which are used to affect GI system are gastrointestinal agent.
Diseases which are treated with these agents are first gastric acidity. Gastric acidity is hypersecretion of hydrochloric acid in our stomach that cause gastric acidity. Symptom associated with gastric acidity is formation of gas, swelling of stomach, feeling high pressure under the stomach and belching. Peptic ulcer. Due to gastric acidity, other diseases may occur is peptic ulcer. Peptic ulcer is corrosion of inside stomach wall that cause bleeding and pain, severe pain, that is peptic ulcer. Other factor that responsible for peptic ulcer is taking paracetamol tablet without food cause peptic ulcer. H. pylori infection of mucosal layer of stomach also cause peptic ulcer. Gastroesophageal reflux diseases, a disease in which lower esophageal sphincter may relax, because of which the stomach acid reflux to esophagus that cause irritation of food pipe lining, that is gastroesophageal reflux diseases. Symptom: heartburn, feeling chest pain, but it should be treated or consult with doctor whether it is due to heart attack chances or because of heartburn, that is of gastroesophageal reflux disease. Bowel motility disorder, constipation and diarrhea. Bowel motility disorders means the speed with which the bowel movement occurring may result in a disease. If bowel motility is low, passing of waste food material is low, that cause excess water absorption from that food material and cause constipation. And another result of constipation is hemorrhoids. Diarrhea, so fast movement of bowel may cause without absorption of nutrient from the food it passes away and get out of the body, that is diarrhea. But along with these solid food particle material, water also get lost, may cause dehydration of the body and other complication result of this disease. So, constipation, slow movement of bowel, and diarrhea is the high movement of bowel. Nausea and vomiting. Nausea, feeling unwell, and because of which there is a chances of vomiting. First nausea comes, then after vomiting. Nausea generally causes when we eat excess food than our limit, we drink alcohol limit, more than limit, or drink water more than limit, it will cause a pressure on the stomach wall and nausea. Because of nausea results in vomiting, that is emptying of stomach through mouth. This is the fast way to relieve the pressure on the stomach. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, वो दवाएं होती हैं जो हमारे पाचन तंत्र पर असर डालती हैं। तो देखते हैं किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ठीक किया जाता है गैस्ट्रिक एसिडिटी, मतलब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं। एसिड बहुत ज़्यादा बनने के कारण गैस बनती है, पेट फूलता है, दर्द करता है और इसके कारण जी भी मिचलाता है, तो गैस्ट्रिक एसिडिटी कहलाती है। गैस्ट्रिक एसिडिटी का ही परिणाम होता है गैस्ट्रिक
अल्सर और पेप्टिक अल्सर। बहुत ज़्यादा एसिड सेक्रेट होने के कारण और साथ ही साथ अगर उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो या फिर हमारे स्टमक के अंदर लाइनिंग पे म्यूकस न रहे तो ये एसिड स्टमक के वॉल मतलब दीवारों पे असर करता है, वहाँ की कोशिकाओं को जला देता है और कोशिकाओं के जलने के कारण जो ब्लड होता है वो स्टमक में आ जाता है और बहुत ज़्यादा जलने के कारण लीक भी हो जाता है पेट में, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उसके पहले ही पता चल जाता है, लीक होने के पहले ही, क्योंकि पेप्टिक अल्सर के कारण वहाँ पे दर्द होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो एसिडिटी के कारण ही जो है पेप्टिक अल्सर हो सकता है। बहुत से ऐसी दवाएं भी हैं जिनके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है, जैसे पैरासीटामोल जो बुखार और दर्द के लिए दवा लेते हैं, उसको बिना भोजन के लेंगे तो ये दवा डायरेक्ट पेट से ही स्टमक में पेट में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी और जो म्यूकोसल लाइनिंग है या फिर म्यूकोसा सेक्रीट करने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर असर डालेगा और जो म्यूकोसा है वो सेक्रीट नहीं होगा। सेक्रीट नहीं होने के कारण वहाँ पे एसिड जो है वो HCl एक्ट कर देगा और वहाँ पे जो है कोशिकाएं जलने के कारण पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। दूसरा पेप्टिक अल्सर होने का कारण ये भी हो सकता है कि स्टमक की लाइनिंग में या फिर पेट की दीवार पर H. पायलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना। H. पायलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के कारण भी म्यूकोसा नहीं बनता है और उसके कारण वहाँ पे एसिड का असर होता है और कोशिकाएं जलना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेज, ऐसी बीमारी जिसमें हमारे जो भोजन नलिका होती है उसके जस्ट नीचे ही स्पिंक्टर होता है, जिसके कारण नलिका और पेट के बीच में एक रोधक होता है। जब तक वो खुलेगा नहीं, हमारे फूड पाइप में से या भोजन नली में से भोजन पेट में नहीं जाएगा और पेट की जो चीज़ें हैं वो फूड पाइप या फिर भोजन नली में नहीं आएंगी। यही स्पिंक्टर जब ढीला पड़ जाता है तो पेट की जो मटेरियल होते हैं वो हमारे फूड पाइप में आ जाते हैं, भोजन नलिका में आ जाते हैं और वहाँ पे इरिटेशन कॉज करते हैं, इरिटेशन के कारण होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट में HCl होता है। HCl जब हमारे फूड पाइप में आ जाता है, भोजन नलिका में आ जाता है, तो वहाँ की कोशिकाओं को जलाना शुरू करता है, जिसे हम इंग्लिश में हार्ट बर्न कहते हैं और हिंदी में कहेंगे छाती का जलना कहते हैं, जो कच्ची डकार आना है उसे कहते हैं। ये एसिड के फूड पाइप में आ जाने के कारण होता है और उसी बीमारी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट है बॉवेल मोटिलिटी डिसऑर्डर। बॉवेल मोटिलिटी डिसऑर्डर मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत के चलने का मतलब कि जो हम भोज्य पदार्थ करते हैं वो उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, तभी जो है वो हमारे रेक्टम में इकट्ठा होता है और वॉशरूम जब हम जाते हैं तो शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। अब हमारी जो छोटी और बड़ी आंत हैं उनके चलने की रफ्तार पर निर्भर करता है कि बीमारी कॉन्स्टिपेशन होगा कि डायरिया होगा। अगर रफ्तार धीमी रहती है एक नॉर्मल के हिसाब से तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है। जो भोज्य पदार्थ है उससे वो आंत में धीरे धीरे चलने के कारण पानी उसमें से ज़्यादा सोख लिया जाता है तो वह थोड़ा कठोर हो जाता है और उसी को ही हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कहते हैं। इसके कारण दूसरी बीमारियां जो होती हैं वो बवासीर हो जाती हैं, जो हेमोरॉइड्स हो जाते हैं। बवासीर जो है सिंपल बवासीर भी होता है और खूनी बवासीर भी हो जाता है। डायरिया, कोई ऐसा भोज्य पदार्थ खा ले जिसमें इन्फेक्शन हो और या फिर किसी भी कारण से अगर हमारी आंत में जो भोज्य पदार्थ है वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगे तो उसे हम डायरिया कहते हैं। डायरिया के केस में भोज्य पदार्थ में जो कठोर पदार्थ वेस्ट मटेरियल बचता है उसके साथ साथ पानी भी ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाता है, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोख नहीं जाते, हमारे आंतों द्वारा सोखे नहीं जाते, उसके पहले ही जो है शरीर से बाहर निकल जाते हैं और ये हमारे इससे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बीमारी हो सकती है। और डायरिया में ज़्यादा पानी बाहर होने के कारण डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है। नोज़िया और वोमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी आना।
जी मिचलाने के कारण ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं उसके कारण हमारे जो आंत है उसकी दीवारों पर ज़्यादा दाब पड़ने के कारण जी मिचलाने लगता है। ये तब होता है जब खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगे और खूब खा लें आप। पानी अगर बहुत ज़्यादा पी लें, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी लें, तो उसके कारण जो है जी मिचलाना शुरू होता है। और जी मिचलाने का आगे का परिणाम होता है वोमिटिंग, उल्टी आना। तो जी मिचलाने के बाद उल्टी आता है और पेट के सारे मटेरियल जो है वो माउथ से तुरंत बाहर निकल जाते हैं और फिर जो है हमारी आंत पे इसका असर होता है कि रिलीफ होता है। इस तरह से ये बीमारियां हमें होती हैं और उनके जो है हम निवारण करते हैं। Acidifying agent, chemicals that are used to produce or become acid in our stomach. Let first see how our stomach produce acid, then we understand when and why we use acidifying agent. Here the longitudinal section of our stomach and this much part has been magnified like this, and this is the gastric gland. These two are the gastric gland and the muscular mucosa, submucosa region. These cells are the cells of gastric gland. Among these, first one is the surface mucus cell that secrete mucus. Mucus have a protective layer activity on stomach inner wall. Most of the general body organs are covered with mucus so that it reduces the friction between the two organs. That is the role of mucus. Second cell, mucous neck cell, also secrete mucus. This mucus layer on stomach inner wall also protect it from corrosion by HCl secreted by the parietal cells. This one is the parietal cell, and parietal cell function is to secrete HCl and intrinsic factor. HCl is required to produce acidic medium in stomach, whereas intrinsic factor is required to absorb vitamin B12. Next cell is chief cell, and chief cell produces pepsinogen and gastric lipase. Pepsinogen is in pH about 3 to 6. It's break up into a pepsin, that active enzyme digests protein. Next, gastric lipase. Gastric lipase is an acidic lipase that are optimum at 3 to 6 pH, and its function is to digest lipids. Next, G cell. G cell, it secrete gastrin, and function of gastrin is to increase the motility of stomach. Let's say how parietal cell produce HCl. This is parietal cell nearby the blood vessels. We know every cells our body have water and carbon dioxide. Here parietal cells do have water and carbon dioxide combined to form carbonic acid, H2CO3. This carbonic acid in aqueous medium break down into hydrogen ion and bicarbonate ion. Bicarbonate ion get out of this parietal cell toward the blood vessel in exchange of chloride ion. Chloride ion are secreted in gastric lumen by this parietal cell. Hydrogen ion through this potassium pump exchange with potassium from gastric into the parietal cell, and hydrogen ion come out of in gastric lumen. For this process exchange of potassium and hydrogen and ATP molecules are required. It convert into ADP, adenosine triphosphate. Energy currency is converted into adenosine diphosphate
and utilizing this energy, hydrogen ion get out of the parietal cell in gastric lumen and potassium ion get into the parietal cell. This potassium ion through potassium channel get again out in gastric lumen. Hydrogen ion and chloride ion combine to form HCl, and HCl in this stomach produce an acidic medium. This HCl is required to kill bacteria, provide a acidic medium. Acidifying agent, यह एक प्रकार का ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में जाने के बाद शरीर के अंदर अम्लीयता को लेके आता है, मतलब एसिड बनाता है या फिर एसिड इसमें पैदा करता है। खुद या तो एसिड बन जाता है या तो फिर एसिड इसमें स्रावित करता है। ये हमारी आँत का, ये हमारे आमाशय का एक भाग है जिसमें दिखा रहे हैं कि इन कोशिकाओं में, इस कोशिकाओं को बड़ा करके दिखाया हुआ है इसमें समझाने के लिए कि पूरा एक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाता है जो कि एक मस्कुलर म्यूकोसा के ऊपर है और सब म्यूकोसा के ऊपर है। इसमें ये जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में सभी के कुछ अलग अलग कार्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यह सतह पे पाए जाने वाली म्यूकस स्रावित करने वाली कोशिकाएं। जो म्यूकस स्रावित करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो म्यूकस को स्रावित करती हैं। इनका काम होता है पेट के अंदर की लाइनिंग को सुरक्षित करना, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, वायरस के इन्फेक्शन से और या फिर HCl से बचाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए ये म्यूकस का सुरक्षा कवच म्यूकस कोशिकाओं द्वारा स्रावित म्यूकस के द्वारा होता है। इस म्यूकस स्रावित जो होते हैं उसके और कार्य ये हैं कि बाकी अंगों पे जब ये म्यूकस स्रावित रहते हैं तो एक दूसरे के बीच में घर्षण को कम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। दूसरा, ये म्यूकस नेक सेल यहाँ पे पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, और इसका भी काम होता है म्यूकस को स्रावित करना। तीसरा, ये पैराइटल सेल है। पैराइटल सेल का काम होता है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को स्रावित करना। HCl वह हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो है वह एसिडिक मीडियम को बनाता है। pH 2 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है विटामिन B12 को सोखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लड में लेके आने के लिए। अगला है चीफ सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है। इस चीफ सेल का काम होता है पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज को स्रावित करना। पेप्सिनोजेन एक ऐसा एंजाइम है जो HCl की मौजूदगी में पेप्सिन बन जाता है, और पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। अमीनो एसिड हमारी बॉडी जो है फिर उसको अवशोषित करती है और शरीर के अंगों को बनाने में काम आती है। गैस्ट्रिक लाइपेज ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में या फिर अम्लीय मीडियम में काम करता है, और लिपिड्स जैसे तेल को और वसा को, तेल को ये जनरली तोड़ के छोटे छोटे भागों में कर देता है जिसे अवशोषित किया जा सकता है। अगली कोशिका है जी सेल। जी सेल का काम होता है गैस्ट्रीन को स्रावित करना, और गैस्ट्रीन का काम होता है हमारे स्टमक की मोटिलिटी को, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाना। अगला हम देखते हैं किस तरह से ये पैराइटल सेल हमारे इसमें HCl को स्रावित करता है। HCl को स्रावित करने के लिए ये पैराइटल सेल के अंदर हम देखेंगे कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हर कोशिकाओं में मौजूद रहता है। तो इधर पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड वहीं पे ही टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में।
बाइकार्बोनेट आयन एक चैनल से क्लोरीन को अंदर लेगा और बाइकार्बोनेट जो है वो बाहर चला जाएगा खून में। ये क्लोरीन पैराइटल सेल से हमारे पेट के अंदरूनी जगहों पे आ जाएगा और हाइड्रोजन आयन जो है वो दूसरे साइड से इस पोटेशियम पंप से एक एटीपी का प्रयोग करके एडीपी बन जाएगा। ये पोटेशियम जो है हमारे पेट के लुमेन से इस कोशिका में आ जाएगा और उसके बदले हाइड्रोजन जो है वो हमारे पेट के अंदर आ जाएगा। ये पोटेशियम फिर एक पोटेशियम चैनल से दोबारा उसी पेट के ल्यूमेन में आ जाएगा और ये हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर HCl बना लेंगे और ये HCl हमारे स्टमक का pH जो है वो कम करके रखता है। स्टमक का pH कम करने का फ़ायदा ये होता है कि खाने के साथ जो बैक्टीरिया और वायरस जाते हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट। Acidifying agents are those that when used in our stomach, these chemicals produce HCl or that become an HCl or make the stomach acidic. Generally, HCl are required to digest food material that are proteinaceous in nature because HCl make the medium acidic and because of this pepsinogen converted into pepsin, an active protein digestive enzyme. Why this need acidifying agent? Acidifying agents are needed to those patients that are achlorhydric. Achlorhydric is a condition where there is production of HCl in stomach with gastric secretion are low or absent. In that condition, this acidifying agent is used. एसिडिफाइंग एजेंट वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे पेट में जाने के बाद वहाँ की मीडियम को अम्लीय बना देता है। या तो वहाँ पे HCl की सेक्रेशन को या स्राव को बढ़ा देता है या खुद वह एसिड बन जाता है जिससे पेट का वातावरण जो है वो एसिडिक हो जाता है। पेट का वातावरण एसिडिक या फिर स्टमक का मीडियम एसिडिक होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारे भोज्य पदार्थ में प्रोटीन होते हैं उनके पाचन प्रक्रिया में सहायता हो। प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम उसमें लगते हैं पेप्सिनोजेन, उसको सक्रिय होने के लिए हमारे पेट का माध्यम अम्लीय होना चाहिए। पेप्सिनोजेन अम्लीय माध्यम में पेप्सिन बनाता है और ये पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर काम करता है और उसको एमिनो एसिड में तोड़ देता है। एमिनो एसिड हमारे आंतड़ियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और शरीर के प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट रासायनिक पदार्थ उन रोगियों के लिए प्रयोग में आता है जिनके शरीर में एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ऐसी स्थिति है जिसमें पेशेंट के पेट में स्टमक में एसिड बनना कम हो जाता है या फिर नहीं बनता है। उस कंडीशन में ये बाहर से देकर उनके स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाते हैं ताकि प्रोटीन जैसे भोज्य पदार्थ को वो पचा सकें। A patient suffering from achlorhydria need acidifying agent. The reason for occurring achlorhydria means absent or low production of gastric acid are as follows. Because of the pernicious anemia in which there is a production of antibiotic against parietal cell that are responsible for secretion of gastric acid. Antibiotic destroy these parietal cells and hence gastric acid secretion stops or slower. Use of antacids or drugs that decreases gastric acid production, H2 receptor antagonist or proton pump inhibitor. When we feel acidic, then we use antacid to reduce the acidity, and to reduce this antacid, these act on either H2 receptor antagonist or proton pump inhibitor.
If it is the H2 receptor antagonist, then also reduces the production of gastric acid, and if it is proton pump inhibitor, that inhibit the proton pump that are run in exchange of hydrogen ion, that also decreases the hydrochloric acid in our stomach. Next, Helicobacter pylori infection. If there is Helicobacter pylori infection in our stomach, then there is a less production of gastric acid, because these bacteria, to protect itself from acidic medium, it reduces the production of acid from the pyloric cell. Removal of gastric part or cancer of stomach. In both the cases, when gastric part has been removed or there is stomach cancer, there is less production of hydrochloric acid. Radiation therapy of stomach. If a patient going on radiation therapy, then there is a less production of hydrochloric acid. Last, deficiency of chlorine, sodium, potassium and iodine, zinc. Deficiency of chlorine, potassium, sodium, zinc and iodine cause achlorhydria, because these are the chemicals that are required for the production of gastric acid. एक्लोरहाइड्रिक पेशेंट जिनमें HCl कम बनते हैं गैस्ट्रिक एसिड के साथ, उनका कारण क्या होता है वो यहाँ पे देखते हैं कि उनके पर्नीशियस एनीमिया होने के कारण उनके जो पैराइटल सेल्स हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और पैराइटल सेल्स मार दिए जाते हैं, जिसके कारण HCl सेक्रेट नहीं होता है, इससे एक्लोरहाइड्रिया हो जाता है। यूज़ ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड और एसिड ड्रग जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिन पे H2 रिसेप्टर होती हैं उनको ये बाधित करती हैं, तो गैस्ट्रिक एसिड का स्राव रुक जाता है। या फिर पोटेशियम पंप इनहिबिटर, जो पैराइटल सेल्स में पोटेशियम पंप्स होते हैं उनको इनहिबिट मतलब रोक देते हैं, जिसके कारण पोटेशियम और हाइड्रोजन को एक्सचेंज होता है, वो बंद हो जाने के कारण पेट में HCl की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन करता है और हमारे स्टमक के लाइनिंग में रहता है। वह स्टमक में एसिड के बनने को रोक देता है ताकि उसको एसिडिक मीडियम ना मिले और वहाँ पे वो जीवित रह सके, अपने आप को सुरक्षित रह सके। इसलिए हेलिकोबैक्टर पायलोरी के इन्फेक्शन के केस में भी HCl सेक्रेट नहीं होता है। रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक पार्ट। गैस्ट्रिक पार्ट मतलब जहाँ से HCl रिलीज़ होता है उस पार्ट को अगर हटा दिया जाए या फिर स्टोमक का कैंसर हो जाए, उस केस में भी एक्लोरहाइड्रिया कंडीशन बनती है। लास्ट, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक एंड आयोडीन। ऐसे तत्व क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, जिंक और आयोडीन, इन तत्वों की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उस स्थिति में भी जो है HCl नहीं बनते हैं, क्योंकि HCl बनने के लिए इन सभी तत्वों का ज़रूरत होता है। HCl हाइड्रोजन और क्लोराइड होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन को एक्सचेंज करने के लिए पैराइटल सेल्स पे ज़रूरत होती है, सोडियम क्लोराइड के साथ ही हमारे बॉडी में जाता है। तो इस तरह से ये प्रयोग होते हैं हमारे शरीर में HCl बनाने के लिए। अगर वो नहीं है, डेफिशिएंट है, कमी है उनकी, तो HCl नहीं बनेगा। इस तरह से जो है इन सभी कारणों से एक पेशेंट एक्लोरहाइड्रिक होता है और उस कंडीशन में पेशेंट को एसिडिफाइंग एजेंट दिया जाता है। Antacids. Antacids are the chemical that are used to neutralize the acidity of the stomach. A patient with hyperchlorhydric means where there is increase in secretion of gastrin cause acidity that may result to heartburn. This is treated by these antacids. Antacids are the chemical that neutralizes the acidity of stomach. Acidity or hyperchlorhydria, increased secretion of gastrin, is because of some NSAID drugs. NSAID drugs like aspirin, indomethacin. NSAID drugs are the non-steroidal anti-inflammatory drugs. Along with there is other reason in which that cause, that is the gastrinoma, that is the cancer of gastric, and
that is ingestion of caustic. Caustic means alkaline substance ingestion because scarring of the pylorus. Gastrinoma, tumor of gastrin cause excess secretion of gastric acid. Rebound hypersecretion on withdrawal of H2 blocker and PPIs, मतलब PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अगर हमें एसिडिटी हो जाता है, हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, तो जिसके कारण छाती में जलन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाता है, जिसमें एसिड हमारे स्टमक से फूड पाइप में आ जाता है, जलन होना शुरू हो जाता है, कच्ची डकार आने लगती है, अपच हो जाता है। ये सब एसिडिटी के कारण हो जाता है। गैस भी बनना शुरू हो जाता है। इसी को ही ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही एंटासिड कहते हैं। एंटासिड ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो इन एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं या फिर निष्क्रिय कर देते हैं। ये जनरली एल्कलाइन होते हैं, एसिड के साथ मिलके सॉल्ट बना लेते हैं और एसिड इस तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है और एसिडिटी का असर ख़त्म हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको ज़्यादा एसिडिटी होता है उनको हाइपरक्लोरहाइड्रिक पेशेंट कहते हैं और इन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। हाइपरक्लोरहाइड्रिक कंडीशन मतलब एसिडिटी होने की अवस्था उस समय भी हो सकते हैं जब हम एनासिड दवाएं लेते हैं, जैसे एस्प्रिन जो सर दर्द के लिए दवा लेते हैं, और हार्ट अटैक के केस में भी लिया जाता है जो ब्लड को थिनर होता है, ब्लड थिनर होता है, एस्प्रिन, एंडोमिथासिन दवा ली जाती है। ये सब एनासिड्स हैं जिनके लेने से भी जो है हाइपरक्लोरहाइड्रिक कंडीशन हो जाता है। उसके साथ ही साथ इसमें अगर कॉस्टिक लेते हैं तो कॉस्टिक के कारण स्कैरिंग ऑफ पाइलोरस हो जाता है, मीन्स पाइलोरिक्स जो स्टमक का पार्ट होता है उस पर दबाव पड़ता है और वो हाइपर सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब गैस्ट्रिन ज़्यादा सेक्रेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो एसिडिटी उस केस में भी होता है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी लेने से भी जो है एसिडिटी होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट एंटासिड ले रहा है, जैसे H2 ब्लॉकर ले रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऐसे दवाएं ले रहे हैं, तो उनको जब बंद किया जाता है तो सिम्टम होता है हाइपरक्लोरहाइड्रिया का, जिसका विड्रॉल सिम्टम होता है। दवा के बंद करने के बाद ही तुरंत जो है एसिडिटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब कारणों से एसिडिटी बढ़ती है और उसमें ये एंटासिड्स दिए जाते हैं। और भी कारण हैं, जैसे कि स्टमक में जो गैस्ट्रिन, जहाँ से गैस्ट्रिन सेक्रेट होता है वहाँ पे कैंसर हो जाना, और उसी को ही गैस्ट्रिनोमा कहते हैं। तो गैस्ट्रिनोमा के केस में भी जो एसिडिटी बढ़ जाती है और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए एंटासिड्स दिए जाते हैं। To treat acidity, antacids are taken, and antacid must be some ideal properties. That ideal property should be non-absorbable or cause systemic alkalosis. Means antacids should not be absorbed to the blood vessels and cause systemic alkalosis. Means when it reaches to blood, do not cause alkaline medium of the blood. Not be laxative or cause constipation. Antacid should not be laxative, means that increase the bowel movement, or it should also not cause constipation, that can reduce the bowel movement. Rapid effect and over a period of long time. Antacid should have rapid effect, means when it had taken work instantly, should not take longer time to act, but it should act for longer time. Once it have taken, must act for longer time. It means should not be taken frequently to relieve acidity. Reaction with gastric acid should not cause large evolution of a gas. When antacids are taken, they react with gastric HCl and neutralize it. So, it should not produce a large volume of a gas that cause belching,
or a pressure inside the stomach. एंटासिड हम जब लेते हैं एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, तो ऐसे एंटासिड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आइडियल एंटासिड होने के लिए। एंटासिड जो है वह नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, मतलब पहली बात जब हम उसको लें तो वो एसिड के साथ ट्रीटमेंट हो, उसका एसिड के साथ रिएक्शन हो, ना कि हमारी आंतों में वह अवशोषित कर लिया जाए। अगर अवशोषित होता है तो हमारे खून के जो मीडियम है उसको अल्कलाइन न कर दें, अल्कलोसिस न हो जाए, क्षारपन ज़्यादा न आ जाए, ऐसा एंटासिड होना चाहिए। दूसरी बात, नॉट बी लैक्सेटिव और कॉन्स्टिपेटिव। एंटासिड जो लें वो लैक्सेटिव मतलब बॉवेल मूवमेंट को तेज़ न कर दें, जैसे डायरिया वाली कंडीशन न लेके आए, और न ही कॉन्स्टिपेशन हो और न ही जो है उससे कब्ज़ हो जाए, दोनों ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एंटासिड जब लिया जाए तो वो तुरंत काम करे, ऐसा ना हो कि हमने एंटासिड लिया हुआ है और उसको काम करने में देरी लगे तो उसमें रिलीफ भी मिलने में देरी लगेगी। इसलिए वह तुरंत काम करने वाला होना चाहिए और ज़्यादा देर तक काम करते रहना चाहिए। ज़्यादा देर तक काम करने के लिए इसलिए रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि हाँ अगर हमने एसिडिटी के लिए दवा को लिया है तो हर 5 मिनट हर घंटे में बार बार उसको लेना पड़ जाए। इसलिए एंटासिड ज़्यादा समय तक के काम करने के लायक होना चाहिए। 4th पॉइंट, रिएक्शन विथ गैस्ट्रिक HCl शुड नॉट कॉज लार्ज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। एंटासिड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इस रिएक्शन के दौरान उसमें ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गैस बने जिसके कारण डकार आए या फिर पेट फूले गैस प्रोडक्शन के कारण। तो ये सब आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं एंटासिड की जो एक एंटासिड में होना चाहिए। Protective agents are drugs that protect the gastric mucosal lining by gastric acid secretion. These drugs generally forms a protective layer or coating on mucosal lining of epithelial cell, particularly in ulcerated area. These drugs, when react with or treated with the HCl in our stomach, convert into a gel and form a coat over ulcerated area or catarrh. Example, sucralfate, a mixture of sucrose and ammonium hydroxide. प्रोटेक्टिव एजेंट वह दवाइयाँ होती हैं जो हमारे स्टमक में जो म्यूकोसल लाइनिंग होती हैं उनके ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाती हैं ताकि उसके ऊपर जो एसिडिक गैस्ट्रिक एसिड होता है उससे बचाव कर सकें। प्रायः यह उन केसेस में प्रयोग किए जाते हैं जब पेप्टिक अल्सर हुए रहते हैं, उन एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए या कोट करने के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। इन दवाओं को जब प्रयोग किया जाता है तो ये HCl के साथ प्रतिक्रिया कर कर एक जेल बनाते हैं और ये जेल उन एपिथेलियल सेल और क्रैटर एरिया पेप्टिक अल्सर वाले एरिया पे जाके वहाँ पे चिपक जाते हैं और वहाँ पे और एसिड के एक्शन को रोक देते हैं और वहाँ पे घाव भरने की स्थिति में होते हैं
जिसके कारण ये बीमारी ठीक हो जाती है। उदाहरण में है सुक्राल्फेट, जो कि सुक्रोज और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। ये जेल फॉर्म करता है और पेप्टिक अल्सर, और जो अल्सर के द्वारा वहाँ पे क्रैटर बन जाता है उस जगह पे जाके चिपक जाता है और वहाँ फर्दर किसी गैस्ट्रिक एसिड के एक्शन को रोक देता है। साथ ही साथ हीलिंग प्रोसेस के द्वारा घाव भर जाते हैं और ये बीमारी ठीक हो जाती है। ये दवा इसलिए इस पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव एजेंट कहे जाते हैं। Saline cathartics. These are the drugs which are used to treat constipation. Constipation is generally caused mainly due to slow bowel movement, or this slow bowel movement is due to hardening of bolus or food material that are digested and waste material are about to get out of body. These are pushed in intestine by peristaltic movement or bowel movement. When the bowel movement or peristaltic movement is very slow, water of the waste material are maximum absorbed. It become hard and very hard to push it forward. So saline cathartics are used to treat constipation. When these saline cathartics are inside the intestinal lumen, they absorb water or retain water, make the waste material bulky and easy to push, or increase the motility or peristaltic movement of intestine. By these, it eases the defecation process. saline cathartic वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कब्ज जो कि हमारे आंत के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं उसके स्लो हो जाने के कारण, धीमा हो जाने के कारण, उसमें जो फूड मटेरियल रहते हैं, वेस्ट मटेरियल, वो उनमें से पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जिससे वो हार्ड हो जाते हैं और उनको आंतों में आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। सेलाइन कैथार्टिक्स को जब लिया जाता है या पेशेंट को दिया जाता है, वो सेलाइन कैथार्टिक्स उस जगह पे पानी को बना के रखता है और वेस्ट मटेरियल को सॉफ्ट बना के रखता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी बढ़ाता है, जिसके कारण मल को त्याग करने में आसानी होती है। और इस तरह से ये दवा कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। सेलाइन कैथार्टिक इनऑर्गेनिक पुअरली एब्जॉर्ब्ड सॉल्ट्स होते हैं, मतलब ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं और हमारी आंतों में ये सोखे नहीं जाते हैं, मतलब ब्लड में नहीं जाते हैं, ये लुमेन में ही रहते हैं, वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिसके कारण वो पानी को वहाँ पे बना के रखता है और वेस्ट मटेरियल जो है वो बल्क बन जाता है, जिसके कारण मोटिलिटी बढ़ जाती है और पेरिस्टाल्टिक्स जो है वो शुरू हो जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए और मल को त्यागने के लिए बनाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है वो देखते हैं। ये हम मान लेते हैं हमारी आंत है, तो आंत में ये वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल है, इसको आगे जाने के लिए आंत में सर्कुलर मसल्स होते हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पार्ट आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आगे आया, और यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ आगे जाएगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आगे जाएगा। इस तरह से फूड मटेरियल हमारे इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है। यही अगर ये हार्ड हो जाए, इसमें से पानी ज़्यादा सोख लिया जाए, तो इनको आगे ढकेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेलाइन कैथार्टिक इसी के ही अंदर पानी को बना के रखता है इस वेस्ट मटेरियल में, और इसे सॉफ्ट बना के रखता है, जिससे ये आसानी से आगे धकेला जा सकता है। सेलाइन कैथार्टिक इसी सिद्धांत पर प्रयोग में लाया जाता है कब्ज को दूर करने के लिए।